Are you able to see the screen, students? Yes. Yes, ma'am. Many of you didn't attended the tomorrow's class, yesterday's class, due to some of your exam. So that's why I only had one student in the class, and I taught him around three, two, three topics. So what I'm saying is, I will repeat these topics because many of you were absent. Before that, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें हमने ये जाना था कल कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था इंडस्ट्री और इकोनॉमी का ब्रिटेन के अंदर 1780 से 1850 के दौरान, और उसको बोला गया था फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आई थी, डेवलप हुई थी, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप हुई थी, और बाद में इससे इसी तरह के चेंजेस आए थे यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएसए के अंदर भी। अब क्या हुआ था इन कंट्रीज़ के अंदर, मेनली जो है ब्रिटेन फे से शुरू हुई थी ये चीज़ें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, और ब्रिटेन जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नई मशीनरी और टेक्नोलॉजीज़ आने लगी थी, और वो नए गुड्स और सर्विसेज जो है बनाने लगे थे मास स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे। आप देख सकते थे यहाँ पे प्रोडक्शन होने लगा था। ऑब्वियसली बात है, एक हाथ से काम करना और एक दूसरी तरफ मशीन से काम करवाना, तो हाथ से काम करने में टाइम लगता है और मशीन जो है वो जल्दी जल्दी काम कर देती हैं। तो जो चीज़ें हाथ से बन रही थी वो अब पहले जो हाथ से बनाई जाती थी, अब वो है टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, मशीन्स को यूज़ करके उनसे बनाई जा रही थी, उनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लग रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इनके एक तरीके से बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। ये चैप्टर जो है उसके अंदर बेसिकली कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात होगी, और बात होगी स्टीम, जो कि एक नया सोर्स था पावर का। वहाँ पे नई तरीके से स्टीम को यूज़ किया जा रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि शिप्स और रेलवेज़ जो है उनके लिए भी स्टीम का यूज़ किया जाता था, स्टीम इंजन आपने सुना होगा। ठीक है, कई सारे इन्वेंटर्स और बिजनेसमैन जो हैं वो इस तरह के चेंजेस को लेकर के आ रहे थे, और जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे जो लोग इस चीज़ के अंदर, साइंस जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, वो भी जो हैं अपने बैकग्राउंड के अंदर कुछ चेंजेस देख पा रहे थे। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो है उसके अंदर बहुत, अब जैसे जैसे आपके सामने नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। जो लोगों की कंडीशंस थी वो सुधर रही थी, उनका लिविंग और वर्किंग स्टैंडर्ड जो था वो भी इम्प्रूव हो रहा था, क्योंकि क्या इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्किंग कंडीशंस जो थी वो उस समय अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिससे लोगों के काम करने की कंडीशंस को सुधारा गया था। ठीक है, क्योंकि उस समय में बच्चों, बहुत सारे लोगों के, मिलियन ऑफ पीपल्स, यानी कई सारे लाखों लोगों के अंदर बच्चे और औरतें जो हैं वो भी काम कर रहे थे, इसलिए उनके लिए कंडीशंस को सुधारा गया। फिर अब ये जो टर्म है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये यूरोपियन स्कॉलर्स जो रहे हैं, जॉर्ज मिशलेट फ्रांस के और फेडरिक एंजल्स जर्मनी के, इनके द्वारा सबसे पहले यूज़ की गई थी ये। ठीक है, और इंग्लिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे अर्नोल्ड टॉयनबी, उन्होंने भी ये टर्म यूज़ करी थी 1852 से 83 के बीच में, मतलब ये तो उनका टाइम पीरियड, लाइफ स्पैन है। इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया था ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये इंग्लिश, जहाँ पे ये वर्ड आ जाए ना इंग्लिश, वो समझ जाना वो ब्रिटेन से रिलेटेड चीज़ होती है। ठीक है, ब्रिटिश इंडस्ट्री को जो ब्रिटिश इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट हुआ था उसके लिए इन्होंने ये टर्म यूज़ करी थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये जो डेट्स हैं वो किससे जोड़ी हुई हैं, किससे जोड़ी गई थी ये डेट्स, ये जोड़ी गई थी जॉर्ज थर्ड से। ठीक है, उस समय उनका राज चल रहा था, और टॉयनबी जो है एक लेक्चर दिया करते थे जॉर्ज थर्ड के बारे में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और कई सारे लेक्चर्स जो है उनके वो रिलीज़ हुए थे 1884 के अंदर, और उस समय उनकी अनटाइमली डेथ भी हुई थी, यानी कि उनकी असमय एक आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। ना उनको कोई बीमारी का मेंशन किया गया है, ना ही कोई उनको एक्सीडेंट का दिया गया है, कुछ मेंशन नहीं किया गया, बस ये बताया गया कि उनकी समय से पूर्व ही, पहले ही डेथ हो गई थी। अब इन्होंने अपने जो जितने भी लेक्चर्स इन्होंने लिखे थे या पढ़ाए थे, वो उनकी एक बुक के अंदर सारे थे, और उस बुक का नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट्स। इस बुक का नाम ये है, जिसके अंदर इनके सारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडेड। बाद में हिस्टोरियंस जो हुए, टी एस एश्टन, पॉल मॉन्टॉक्स, एरिक हॉब्सबॉम,
और इन्होंने टॉयनबी के लेक्चर्स के, टॉयनबी की जो थ्योरी थी उसके साथ में इन्होंने भी अग्री करा, और उसके बाद में इन्होंने माना कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 1786 से 1820 के बीच में बहुत हुई है। किस, कौन सी? कॉटन, इन आयरन इंडस्ट्री और कोल माइनिंग, ठीक है। वहाँ पर रोड्स बनाए जा रहे थे, कैनल्स बनाई जा रही थी, और दूसरे देशों से व्यापार भी हो रहा था, इन फॉरेन ट्रेड, ये सब चीज़ें भी हो रही थी। अब एस्टन जो हुए हैं, टीएस एस्टन, उनका टाइम पीरियड है 1889 से 1968 तक। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट किया है, और इन्होंने ये बोला कि इंग्लैंड जो है भर गया था, उसमें एक बाढ़ सी आ गई थी गैजेट्स की। गैजेट्स क्या होते हैं? जो ये टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं, उनके लिए हम गैजेट्स का जो टर्म है वो यूज़ करते हैं। और आज के ज़माने में तो आपने गैजेट वर्ड जो है बहुत ज़्यादा गैजेट फ्रेंडली हैं, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होगी, जो बहुत ज़्यादा टेकी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं मोबाइल, पीसीज और सारी टेक्नोलॉजी से, उनके लिए गैजेट फ्रेंडली बोला जाता है, ठीक है। गैजेट्स बोला जाता है, गैजेट फ्री बोला जाता है। अब ब्रिटेन को ही क्यों चुना गया था? सबसे पहले यहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया था, कि क्या रीज़न रहा था, वो हम जानेंगे थोड़ा बहुत। ब्रिटेन जो है पहली कंट्री थी जिसने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस करा था। यहाँ पर मैम राजनीतिक, यस, मैम वो क्या डिस्कनेक्ट की वजह से बार बार स्क्रीन बंद हो रही है। ओके ओके। ब्रिटेन जो है सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहीं पे हुआ था, इन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था। अब इन्होंने क्यों एक्सपीरियंस किया था? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकली ये स्टेबल था, यानी राजनीतिक रूप से कोई जगह अगर स्टेबल है, वहाँ पे पॉलिटिकली वो स्टेबल है, तो ऑब्वियसली बात है उनकी गवर्नमेंट प्रॉपरली काम करेगी, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट इनकी स्टेबल क्यों थी, ये हम जानेंगे, क्योंकि 17th सेंचुरी से ही इनकी स्टेबिलिटी बनी हुई थी। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की, ये एक मोनार्की यानी एक रूलर इनके ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, गवर्नमेंट प्रॉपरली स्मूथली रन कर रही थी मोनार्की के अंडर, ठीक है। एक राजा जो है वो रूल कर रहा था। दिस मेंट दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉज। इससे क्या मतलब है? मोनार्की से क्या समझ में आ रहा है आपको? कि यहाँ पर इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों के अंदर सेम कॉमन रूल्स थे, ठीक है, कॉमन लॉज थे, सिंगल करेंसी चल रही थी, यानी एक ही मुद्रा चल रही थी। मार्केट जो थे वो पूरी तरह से बिखरे हुए नहीं थे। Market was not fragmented by local authorities levying taxes on goods that passed through their area, thus increasing their price. अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है? जब एक मोनार्की चल रही है, एक रूल चल रहा है, एक करेंसी चल रही है, कानून सबके लिए एक है, तो क्या होता था? स्कॉटलैंड से अगर कोई सामान लेकर के इंग्लैंड में जा रहा है तो उस पर कोई अलग टैक्स नहीं लगाया जाता था, ठीक है। उसने एक बार गुड्स बना लिए तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो जैसे उनकी बाउंड्री में एंटर करेगा तो उस पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा, उसके सामान पे कोई कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूएसए से कुछ इंडिया के अंदर मंगाते हो तो आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सबके लिए रूल्स एक थे, कॉमन लॉ था, करेंसी भी एक थी, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, तो पैसे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी की ख़त्म होते ही मनी जो है वो एक मीडियम हो गया था इनके एक्सचेंज का। पहले क्या बार्टर सिस्टम चलता था एक तरीके से, कि आपने अगर किसी के लिए कुछ काम किया है तो वो आपको सैलरी देने की बजाय 1 किलो गेहूँ या आपको कुछ और चीज़ जो है वो मटेरियल जो है वो आपको दे देगा उसके बदले में, ठीक है। अब क्या हुआ था? 17th सेंचुरी के ख़त्म होते होते यहाँ पर पैसे का जो लेन देन है वो शुरू हो गया था, कि अगर आपने किसी के लिए काम किया है तो वो आपको पर्टिकुलर सैलरी देगा या वेजेस देगा। अब एक बड़े सेक्शन में लोग बाग जो है उनको इनकम मिलने लग गई थी, सैलरीज मिलने लग गई थी, तो पहले क्या होता था? उनके पास में चॉइसेस बहुत कम होती थी, वो खरीद नहीं पाते थे सामान को, जो उनकी इच्छा होती थी उस हिसाब से, ठीक है। अब लेकिन जब पैसे मिलने लग गए तो वो अपने ज़रूरत की चीज़ें पूरा करने के बाद में जो उनके पास पैसे बचते थे उसमें वो अपनी बाकी चॉइसेस की इच्छाओं के अनुसार जो है वो सामान खरीदने लग गए थे। अब जब ज़्यादा लोगों को सैलरी मिलने लग गई, ज़्यादा लोगों को तनख्वाह मिलने लग गई, ठीक है, तो उनकी इच्छाएं जो थी वो भी ज़्यादा थी, ठीक है, जितने लोग उतनी इच्छाएं, उस हिसाब से फिर मार्केट जो है वो भी रन करने लग गया स्मूथली और अच्छे से काम करने लग गया। मार्केट में डेवलपमेंट होने लगे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें आने लगी, अलग अलग उनकी उनकी जो सेल थी वो बढ़ गई, ठीक है, बिक्री बढ़ गई सामान की, सामान बिकने ज़्यादा लग गया। तो इससे क्या हुआ? एक मार्केट जो है वो एक्सपेंड होने लगा। ये थी 17th सेंचुरी के एंड तक आते आते चीज़। अब है 18th सेंचुरी।
इंग्लैंड जो है उसमें बहुत बड़े इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे, उसको बोला जाता है बाद में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के तौर पे। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ था, बड़े जो ज़मींदार थे उन्होंने छोटे छोटे फार्म खरीद लिए थे, और कहाँ खरीदे थे, जो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ थी उनके आसपास के गांव खरीद लिए थे, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा था, वो बड़ी बड़ी एस्टेट्स बना रहे थे, और वहाँ पर प्रोडक्शन जो है, फूड प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था। इससे क्या हुआ था, जो लोग जिनके पास में बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, वो फार्मर्स जिनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं थी, वो क्या, और जो सिर्फ अपना जानवरों को चरा करके अपना काम चला रहे थे, ठीक है, वो क्या करने लगे थे, अब वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढने लगे थे, वो जॉब्स ढूंढने लगे थे, नौकरियां ढूंढ रहे थे। तो जो भी लोग ऐसी नौकरियां ढूंढ रहे थे उस समय, जो फार्मर्स जिनके पास ज़मीन नहीं थी, वो नौकरियां ढूंढ करके कहाँ सेट हो रहे थे, वो आसपास के जो टाउन हुआ करते थे उन वहाँ पर वो लोग सेटल हो रहे थे, वो धीरे धीरे वहाँ पे बसने लग गए थे। इस पूरे चीज़ को बोला जाता था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब खाने के लिए बड़े अमाउंट पर जब बड़े लैंडलॉर्ड्स ने बड़ी ज़मीनें ले ली, और वहाँ पर एकदम वहाँ पे गेहूं की फसल हो रही है या कोई और फसल हो रही है, बड़े बड़े लेवल पे हो रही है, तो उनके लिए उनको वर्कर्स भी चाहिए होंगे, तो वो ये जो फार्मलेस, सॉरी लैंडलेस लोग थे, फार्मर्स थे, ये लोग भी वहाँ अपॉइंट हो रहे थे, वहाँ काम करते थे, और जाकर के शिफ्ट कहाँ हो रहे थे, बस कहाँ रहे थे, टाउन के पास में। टाउन के पास में क्यों बस रहे थे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट था। मार्केट होने से क्या फ़ायदा हो रहा था इनको, अब इनको सैलरी मिल रही थी काम करने की, तो ये सैलरी को यूज़ करने के हिसाब से मार्केट के पास में बस रहे थे कि यहीं पे रह लेंगे और यहीं से फटाफट जाकर के सामान खरीद के लिए आएंगे। तो इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के तौर पे देखा जाए तो। अब है टाउन्स, ट्रेड और फाइनेंस। अब ये कैसे इंक्रीज हुआ, सब चीज़ें कैसे काम में आने लगी उस समय। 18th सेंचुरी में कई सारे टाउन्स जो हैं यूरोप के अंदर, वो एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही एक्सपेंड हो रहे थे, बढ़ रहे थे, ठीक है। 19th out of 19 European cities whose population doubled between 1750 and 1800। अब क्या हुआ था, 1750 से 1800 के बीच में 19 यूरोपियन कंट्रीज, सॉरी यूरोपियन सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन डबल हो गई थी। सिर्फ 50 साल के अंदर पॉपुलेशन जो है उनकी डबल हो गई थी 19 सिटीज़ की यूरोपियन, उनमें से 11 सिटीज़ सिर्फ ब्रिटेन की थी, ठीक है, 11 वर इन ब्रिटेन। लार्जेस्ट ऑफ देम वॉज लंदन, और सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी, लंदन की, जो क्या बन गई थी, हब बन गई थी, कंट्री मार्केट का हब बन गई थी। कोई पर्टिकुलर एक जगह जहाँ पर मार्केट, कई तरह के मार्केट लग गए थे, ठीक है, उसको हब बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग तरह के मार्केट जो हैं एक ही सिटी के अंदर आकर के स्टैब्लिश हो गए। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो हेडक्वार्टर्स का हब न्यूयॉर्क को बोला जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उनके सबके हेडक्वार्टर्स, जैसे एडिडास हुआ या नाइकी हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ या एप्पल हुआ, इन सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है। तो वो क्या जगह मानी जाएगी, हब मानी जाएगी। उसी तरीके से लंदन जो है उस समय बहुत ही फल फूल रहा था, फ्लरिश हो रहा था, तो लंदन के अंदर बहुत तरह के मार्केट्स होने लगे थे, तो इसको हब माना जाने लगा था। और इसके पास में ही बाकी दूसरी सिटीज़ जो थी वो भी लोकेटेड थी। लंदन को ग्लोबल सिग्निफिकेंस, यानी कि ग्लोबली उसको वर्ल्ड ओवर इसको पहचान मिल रही थी, और कंट्रीज़ के अंदर भी। 18th सेंचुरी के आते आते ग्लोबल ट्रेड सेंटर जो है, मेडिटेरियन पोर्ट्स जो पहले के हुआ करते थे इटली और फ्रांस में, वो शिफ्ट हो गए थे अटलांटिक पोर्ट्स, यानी कि पोलैंड, हॉलैंड और ब्रिटेन। जो पहले जहाँ पर व्यापार बहुत ज़्यादा लेवल पे हुआ करता था वो था इटली और फ्रांस। अब वहाँ, और वो किसके अंदर आते थे, मेडिटेरेनियन पोर्ट्स के अंदर आते थे। अब क्या हुआ था, अब ये सब शिफ्ट होकर के अटलांटिक पोर्ट्स यानी हॉलैंड और ब्रिटेन के अंडर आ गए थे। बाद में लंदन ने रिप्लेस कर दिया एम्स्टर्डम को, और वहाँ पर किस हिसाब से उसको रिप्लेस किया, एम्स्टर्डम जो है वो एक सोर्स हुआ करता था इंटरनेशनल ट्रेड लोन्स के लिए, यानी यहाँ पर बड़े लेवल पर लोन दिया जाता था इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करने के लिए एम्स्टर्डम के यहाँ पे, मतलब अब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होगी वो पर्टिकुलरली लोन देती थी। अब एम्स्टर्डम को किसने रिप्लेस कर दिया था, लंदन ने। पहली बात तो ये हब बना कंट्री मार्केट का, उसके बाद में इसको ग्लोबल सिग्निफिकेंस मिली, यानी कि सब जगह इसको पहचान मिली। फिर बाद में क्या हुआ, ये क्या बन गया, इसने रिप्लेस कर दिया एम्स्टर्डम को।
लंदन जो है बाद में सेंटर बन गया ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क का, जो किसके बीच में थे, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के बीच में एक ट्रेड हुआ करता था, व्यापार जो हुआ करता था, उसको नाम दे दिया गया, क्या टर्म दे दी गई, ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क। अब कंपनीज जो हैं जो ट्रेड कर रही थी अमेरिका और एशिया से, उन्होंने भी अपने ऑफिसेज जो हैं लंदन में लगाने शुरू कर दिए थे। बेसिकली क्या होता है, कई बार आपके जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब कोई कंट्री या कोई सिटी जो है फ्लरिश करने लगती है और उसमें लोग बाग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और वो अपना एक पर्टिकुलर स्टैब्लिश हो जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, लोग बाग आकर के अपने ऑफिसेज जो हैं वो मूव करते हैं वहाँ पे, बोलते हैं कि अब सबका यही होता है ना कि सब अपने ऑफिसेज को ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाएं। और अगर कोई कंट्री जहाँ पे हो रहा हो इस चीज़ की कोई चीज़, नई सिटी जो है वो स्टैब्लिश हो रही हो धीरे धीरे, तो वहाँ पर भी अमेरिकन और एशिया ने अपनी कंपनीज वहाँ लगवा दी थी लंदन के अंदर। अब in England, the movement of goods between markets was helped by a good network of rivers and indented coastline with the shelter bays। अब क्या हुआ था, इंग्लैंड में सामान कैसे ले जाया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ थी, बहुत अच्छा नेटवर्क था नदियों का, ठीक है, और इनकी कोस्ट लाइन जो थी वो भी बहुत अच्छी थी, इनकी समुद्री किनारा जो था उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि पहले तो कोई ऐसा था नहीं कि एक ट्रेन से इधर जगह करवा दी, सामान करवा दिया, पहले तो वाटरवेज को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती थी। Until the spread of railways, transport by waterways was cheaper and faster than by land। अब क्या हुआ था, जो रेलवेज थे वो तो फैल ही रहे थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट जो वाटरवेज के द्वारा यानी कि पानी के रास्ते जो किया जाता था, सामान इधर से उधर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो सस्ता पड़ता था बजाय लैंड के यानी कि रेलवे के। As early as 1724, English rivers provided some 1,160 miles of navigable water. Except for mountainous areas, most places in the country were within 15 miles of a river। अब क्या हुआ था, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि 1724 के अंदर इंग्लिश रिवर जो है बहुत अच्छा रास्ता उनको प्रोवाइड करा रखा था, नेविगेबल वाटर था 1160 माइल्स का, ठीक है, बस उनमें जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं थी वो थी माउंटेन एरियाज जो थे वहाँ पे, ठीक है, और कंट्री के अंदर 15 माइल्स की दूरी में ही सारी रिवर्स जो है आपको मिल जाती थी, तो क्या था, इनके पास में बहुत अच्छा सोर्स था इधर से उधर सामान करने का। Since all these navigable sections of English river flows into the sea, cargo on river vessels was easily transferred to coastal ships called coasters। By 1800, at least 1 लाख sailors worked on the coasters। अब क्या हुआ था, सारे सेक्शन जो थे इंग्लिश रिवर्स के लिए, अब जो इंग्लिश नदियाँ थी इनके ब्रिटेन के अंदर जितनी भी नदियाँ थी वो सारी मिलती थी सी के अंदर, तो वहाँ पर कार्गो जो था वो भी मूव कर पा रहा था, यानी जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं उनको उन शिप्स को कहा जाता था कोस्टर्स, और उनको भी ट्रांसफ़र किया जाता था। करीबन 1800 सेंचुरी के दौरान 1 लाख सेलर्स जो हैं काम किया करते थे इस तरह के शिप्स कोस्टर्स पर, ठीक है। तो पानी के रास्ते पे सब चल रहा है, नदियाँ मिल रही हैं सी के अंदर, नदियाँ सी में मिल रही हैं, इसलिए नदियों के थ्रू द्वारा जो छोटा छोटा सामान ये ला रहे थे वो बड़े शिप में ये ट्रांसफ़र कर देते, फिर शिप जाकर के दूसरी कंट्री में जाकर के ट्रांसफ़र कर देता था, तो सब बहुत स्मूथली चल रहा था, सारा काम जो है फंक्शन प्रॉपरली हो रहा था। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी। मैम यस। मैम आपने जो कल वाले और उससे पहले 2 दिन पहले और आज का वीडियो मैम मतलब आप कब तक डाल दोगे? ये विद इन 1 आवर। ओके मैम। तो श्योर, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके मैम। ओके, मैम गॉड क्योंकि ब्लेस यू। क्लास बार रोज डिस्कनेक्ट हो रही है तो मैं क्लास ले नहीं पा रही हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आप अपने वीडियोस जो हैं उन पे जाएं देखें, अगर तब आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लें, बट डिस्कशन जो अपना टेक अवे पॉइंट्स वाला डिस्कशन होता है वो लास्ट होगा अपना, उसके पहले जैसे आज आपने वीडियोस देखे और कल आप पूछ लें तो भी दिक्कत नहीं है। अब एक बार चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मत पूछ लें, ओके। ओके मैम। ओके बेटा, वी हैव अ क्वेरी। यस दिव्या। So that's all for today. Have a nice day ahead.
Where have you read this? I haven't told you this term. अब समझ आया? Yes, ma'am. Okay. So we'll continue tomorrow. Have a nice day ahead, students. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.